Hello guys, welcome back to the next video of economics, class 12, video number 12. थर्ड चैप्टर आपने खत्म किया अभी लास्ट वीडियो में, जिसमें आपने एग्रीकल्चर के बारे में पूरा पढ़ा। अब इस चैप्टर में एग्रीकल्चर का कोई बहुत विशेष जिक्र नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे इंडस्ट्री को। ठीक है, तो चैप्टर 4 स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो आपने पहले भी पढ़ा, पहले वीडियो में, शुरुआत की वीडियो में, कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को इंडस्ट्रियलाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में 1990 तक का प्लान चला, इसमें लीडिंग रोल दिया गया था पब्लिक सेक्टर को, और 1990 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद ये चीज बदल दिया गया था, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। तो फिलहाल 1950 से 1990 तक का जो समय था वो फेज 1 था आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो हम इस चैप्टर में फेज 1 को कवर करेंगे, जिसमें बेसिकली हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है या इंडस्ट्री क्या होती है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में पहला जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या हमारी लाइफ में या हमारे देश में या एक इकोनॉमी में। तो देखो ध्यान से, एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। दो ग्रोथ होता है, सोशल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर किसी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो उस देश के लिए उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एपिसेंटर है, मतलब समझिएगा कि ये केंद्र है। ये सारी, अगर आपका ग्रोथ कराना है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये केंद्र है। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। एग्रीकल्चरल गुड्स की इलास्टिसिटी कितनी होती है? लगभग बहुत कम होती है, क्योंकि अगर आपका इनकम कम हो या ज्यादा, ठीक है, आपका इनकम बढ़ने से आपके आपके वीट कंजम्पशन में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, आपके राइस कंजम्पशन में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे क्या कंजम्पशन बढ़ते हैं? अगर मैं इनकम ज्यादा कमाऊंगा तो मैं पहले फ्रिज लूंगा, फिर एसी लूंगा, फिर कार लूंगा, ठीक है, फिर ऐसी ही चीजों को ज्यादा खर्च करूंगा। ठीक है, तो यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना हमारे इनकम जब राइज करेगी तो वो पैसे को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ होगा, क्योंकि ग्रोथ वो ही कराएगा। इससे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री चल जाएगी, ठीक, आपकी होटल इंडस्ट्री चलेगी, समझिएगा इस बात को, आपकी फार्मा सेक्टर इंडस्ट्री चलेगी, आपका कार इंडस्ट्री चलेगी, आपका मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री चलेगी, मतलब ऑटो सेक्टर पूरा चलेगा। तो इस तरीके से एपिसेंटर है, एक केंद्र है। अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा तो एक केंद्र बन जाएगा, जिससे आपका इनकम बढ़ता चला जाएगा, आपका ग्रोथ होता चला जाएगा। ध्यान समझिएगा। जबकि एग्रीकल्चर में अगर आप पैसा चाहे जितना कमा लें, आप अगर आपका मंथली कंजम्पशन एग्रीकल्चर वीट का 30 किलोग्राम से, तो उसे आप 40 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, हार्डली 40 कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, या आप 40 भी नहीं कर पाएंगे, आप 32 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जितना कंजम्पशन करना उतना कर ही रहे हैं। तो इनकम बढ़ने से एग्रीकल्चर गुड्स के डिमांड में बहुत फर्क नहीं पड़ती है, तो वो डिमांड कहाँ शिफ्ट होता है? इंडस्ट्रियल गुड्स पर। ठीक है, तो इसलिए इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट समझिएगा, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आपके इकोनॉमी में, क्या समझिएगा, आपकी इकोनॉमी में होता क्या है कि मैक्सिमम एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग थे, और एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे थे? गाइड एम्प्लॉयड थे, यानी कि जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 थी। लगे तो थे एग्रीकल्चर सेक्टर फील्ड में, बट उनका कोई काम नहीं था, वो काम नहीं करके दे रहे थे। ठीक है, तो उनका एक तरीके से काम निकल के आ नहीं रहा था, तो वो एक तरीके से बेकार पड़े थे। तो इंडस्ट्री का ग्रोथ होने से क्या होगा कि वो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनेगा, यानी कि हमारी इंडस्ट्री सेक्टर अगर इम्प्रूव होगी तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बेकार पड़े लोग हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइड एम्प्लॉयड थे, जो वो लोग को इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, समझिए बात। सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। अब देखो, अगर आपकी फार्मिंग को मैकेनाइज करना है, मतलब अगर आपकी फार्मिंग को, यानी कि आपके एग्रीकल्चर को मशीन देने हैं, मशीनीकरण करना है उनका, तो इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। ट्रैक्टर्स, थ्रेसर, कंबाइनर, ये सब आपका कौन बना के देगा? इंडस्ट्री ही बना के देगी। तो अगर ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस करना था देश को, ग्रीन रिवोल्यूशन में मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन की दिक्कत क्या थी? ग्रीन रिवोल्यूशन को हाई वैरायटी सीड्स चाहिए थी, उसको ज्यादा पानी चाहिए था, उसको ज्यादा मशीनें चाहिए थी। तो अगर ग्रीन रिवोल्यूशन को सक्सेस करना है तो आपके देश में
ये होना बहुत जरूरी था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से हो। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं अच्छे से होगा तो ना तो इंडस्ट्री अगर डेवलप नहीं करेगी तो मशीन बनेंगे नहीं, मशीन बनेंगे नहीं तो एग्रीकल्चर में मशीनीकरण आप कर ही नहीं सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ कराने के लिए भी, उसमें मशीनीकरण लाने के लिए भी, उसका मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग करने के लिए भी आपको हर हालत में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। अगर आप विदेश से खरीद के लाएंगे, सोचेंगे कि हम विदेश से खरीद के ये काम कर लें, तो ये इम्पॉसिबल है। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग को भी सक्सेस बनाता। नेक्स्ट समझिएगा, इम्पॉर्ट डायनेमिज्म ग्रोथ प्रोसेस। अब देखो, इंडस्ट्री बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल एक सेक्टर का बढ़ना। अगर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ जाए तो आप उससे बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट नहीं करने वाले हैं। आप वीट को वीट के फॉर्म में अगर खाएंगे तो वो वीट ही रहेगा आपका। अगर लेकिन अगर उसको नूडल्स बनाना है तो आपकी इंडस्ट्री जरूरी है। ठीक है, कॉटन है आपका हाथ से कितने कॉटन बुन लेंगे, कितने कपड़े बना लेंगे, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का जरूरी है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होता है किसी देश में तो वो डायनेमिज्म यानी कि विभिन्नताएं प्राप्त करता है, विभिन्नता देता है, वैरायटी देता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब देखिए कितनी इंडस्ट्रीज बन जाती है मैन्युफैक्चरिंग से। और मैन्युफैक्चरिंग का महत्व समझिए, मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ेगा तो सर्विस सेक्टर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगर आप कार बना रहे हैं तो कार आप बेचेंगे भी, कार का ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, कार का एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो सिंपल सी बात हुई ना कि अगर आपका सेकेंडरी सेक्टर इंप्रूव करता है, यानी कि आपका प्रोडक्शन इंप्रूव करता है, यानी कि आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंप्रूव करती है, तो सबका टर्शरी सेक्टर ऑटोमेटिक इंप्रूव कर जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि आपका हर हालत में सेकेंडरी सेक्टर का मजबूत होना। तो यानी कि इंडस्ट्री जो होती है वो डायनेमिक ग्रोथ आपके देश को दे सकती है। नेक्स्ट समझिएगा, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब समझिए ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन का क्या मतलब है। अब देखो, सिविलाइजेशन बेसिकली अर्बनाइजेशन से आता है, ठीक है, और अर्बनाइजेशन बेसिकली किससे आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। यानी कि जितना जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा, और जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा उतना ज्यादा सिविलाइजेशन होगा। यानी कि हम कहें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सिविलाइजेशन को डायरेक्ट लीड कर रहा है, तो नो डाउट इसमें कोई सवाल नहीं है। जितना जितना आप इंडस्ट्री को बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा शहर का विकास होता जाएगा, और शहरों का विकास होता जाएगा तो सिविलाइजेशन का विकास होता जाएगा। तो यानी कि नो डाउट अगर आपके देश को सिविलाइज्ड देन करना है तो उसके अर्बनाइजेशन उसकी जरूरी थी। और अर्बनाइजेशन कैसे संभव है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो इंडस्ट्री एक हमारा उसका एक और इम्पोर्टेंट है कि वो अर्बनाइजेशन करके देती है, और अर्बनाइजेशन से सिविलाइजेशन आता है। नेक्स्ट समझिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। अब देखो, इंडस्ट्री बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्पॉसिबल है। आप दुनिया को कोई एक ऐसा देश बता दीजिए जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हो और उसका इंडस्ट्री अच्छा हो, कोई सा भी आप देश नहीं पाएंगे। चाहे आपका यूएसए हो, आपका जर्मनी हो, आपका जापान हो, आपका चाइना हो, सबके सबकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही डेवलप है और तब उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। तो सब ऐसे ही बात समझ लीजिए कि आपने एक फैक्ट्री डाली है और उस फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, तो आपका रॉ मटेरियल कब आएगा, 4 दिन बाद पहुंचेगा आपका रॉ मटेरियल। ठीक, तब तक आपके पास डिमांड नहीं रह जाएगी और आप प्रोडक्शन करके सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडस्ट्री के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ ऑटोमेटिक होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऑटोमेटिक डेवलप कर जाएगी, आपके आसपास के रोड वो ऑटोमेटिक डेवलप कर जाएंगे। ठीक है, टेलीकॉम, बैंकिंग, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिक डेवलप होते रहेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होने का मतलब ये है कि उसके साथ आपका बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते रहते हैं। नेक्स्ट समझिएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन असाइन कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रोथ। यानी ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है तो उसके साथ ग्रोथ होना है, ग्रोथ होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। यानी कि ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी एक के बिना दूसरा होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये थे आपके इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की ये इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक है, समझने की बात। अब हम आते हैं फैक्टर्स
नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी कि क्यों पहली बार जो 1950 से 1990 का ग्रोथ है इंडस्ट्री का, उसमें स्टेट यानी कि पब्लिक सेक्टर को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्यों करना पड़ा, यानी कि लीडिंग रोल, प्राइमरी रोल पब्लिक सेक्टर ने क्यों लिया, सेकेंडरी रोल को प्राइवेट सेक्टर को दिया, यानी कि मेन रोल प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं मिला, ठीक है, जिसको आपने बाद में देखा कि नुकसान भी किया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि सरकार ने पहले फेज में प्राइवेट सेक्टर को लीडिंग रोल नहीं दिया और सारा का सारा इम्पोर्टेंस को दिया, पब्लिक सेक्टर को दिया। ये हम जानेंगे कि क्यों ऐसा किया सरकार ने, ऐसी क्या सरकार की मजबूरियां थी कि डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया पब्लिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को उसने प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल क्यों दिया, ये बात आप जानिए, ठीक है। तो पहला रीजन है लैक ऑफ कैपिटल। अब उन दिनों आप आज की तरह माहौल नहीं पाएंगे कि उन दिनों 1950 के टाइम इतने लोग अमीर हुआ करते थे। कुछ 10-15 फैमिली ऐसी थी, टाटा, बिरला और सिंधिया फैमिली, जो कैपिटल लगा सकते थे। ये अडानी और आप जो देखते हैं अंबानी, ये अब आप देखते हैं, ये 1950 के टाइम पे अंबानी और अडानी नहीं हुआ करते थे, ठीक है। कुछ 10-15 ऐसी फैमिली थी, रॉयल फैमिली, जो पैसा लगाने की क्षमता रखती थी। तो क्या 15 लोग देश का विकास कर सकते थे? नहीं। तो सरकार ने सोचा कि कैपिटल की कमी है प्राइवेट सेक्टर के पास, तो अगर हम लीडिंग रोल इनको दे देंगे तो पता क्या चलेगा कि कैपिटल की कमी होने की वजह से बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार का क्या है, सरकार तो जब चाहे तब पैसा छाप सकती है। अभी आपने देखा कोरोना पीरियड में 2020 में सरकार ने खूब पैसे छापे, ठीक है, पैसे छाप कर लोगों में बांटा। तो सरकार जब चाहे तब पैसा छाप सकती है। तो गवर्नमेंट ने ये काम अपने हाथ में लिया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इंस्ट्रूमेंट है कि वो पैसे छाप सके। तो गवर्नमेंट कैपिटल की कमी गवर्नमेंट के पास नहीं पड़ने वाली है। तो गवर्नमेंट ने लीडिंग रोल अपने पास रखा ताकि कैपिटल की कमी ना होने पाए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट। इंड्यूसमेंट का मतलब है अट्रैक्शन। अब समझो उन दिनों लोगों का इन्वेस्टमेंट करने में मन नहीं था भारत में, क्योंकि भारत बहुत विकासशील तो देश था नहीं, एक अविकसित देश था, ठीक है, अनडेवलप्ड कंट्री थी, कोई पैसा लगाना चाहता नहीं था। तो कैसा था देश? लो इनकम, लोगों के पास इनकम कैसा था? कम था। इनकम जब कम होगा तो आप डिमांड भी तो कम ही कर पाएंगे। अगर आपके पैसे कम है तो आप सामानों की डिमांड मार्केट में कैसा कर पाएंगे? ज्यादा कर पाएंगे या कम कर पाएंगे? कम ही तो कर पाएंगे। तो इनकम कम होने की वजह से क्या हो जाता है? डिमांड कम। क्लियर? डिमांड कम होगा तो अब सोचो, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ और जिस देश में डिमांड कम है, मैं वहां पैसा लगाऊंगा? मुझे तो डर लगेगा ना कि मैं यहाँ पैसा लगा दूंगा, यहाँ तो डिमांड है नहीं। तो इसलिए क्या होगा कि अगर डिमांड कम है तो इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है वो कैसा हो जाएगा? नीचा, यानी कि डाउन हो जाएगा, वहां पर पैसा लगाना नहीं चाहेगा। यानी कि लो डिमांड की वजह से लो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट, यानी कि माहौल कम हो गया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब माहौल अगर खराब है इन्वेस्टमेंट के लिए तो इन्वेस्टमेंट कैसा होगा? कम। और कम इन्वेस्टमेंट मतलब कम प्रोडक्शन, और कम प्रोडक्शन में मतलब कम इनकम लोगों की। तो एक पूरा सर्कल बन जाता है कि लो इन्वेस्टमेंट की वजह से पूरा एक लो इनकम ट्रैक बन जाता है। लो इनकम हुआ, लो डिमांड हुआ तो डिमांड के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल कैसा हुआ? डाउन। माहौल खतरनाक हुआ तो इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो लोगों की इनकम कमी रहेगी। तो इस तरीके से देखा आपने कि पूरा सर्कल बन जा रहा है, ठीक है, इसको विशेष सर्कल बोलते हैं। और इस सर्कल की वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम ऐसा प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट हुआ है नहीं देश में। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट बात, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। सरकार का प्लानिंग पीरियड में आपने पढ़ा कि सरकार का एक मोटो था। क्या मोटो था? कि हम ग्रोथ के साथ सोशल जस्टिस करेंगे। मतलब ऐसा नहीं खाली ग्रोथ हमको करना है, हमें ग्रोथ के साथ सोशल जस्टिस भी चाहिए, यानी कि लोगों का विकास और देश का विकास साथ होना चाहिए, ठीक। अब उनको ये डर था कि अगर ये रोल हम पब्लिक सेक्टर को दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर अपना ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो ऐसे में जो सरकार की ग्रोथ विद सोशल जस्टिस का ऑब्जेक्ट है वो धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, पूरा का पूरा लीडिंग रोल हम खुद लेंगे, वरना हमारी प्लानिंग पीरियड का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें पा नहीं पाएंगे। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर तो अपना विकास करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, नो डाउट। प्राइवेट सेक्टर अपना ही विकास करेगा, उससे इससे कोई मतलब नहीं है कि देश का विकास हो या ना हो, लोगों का विकास हो या ना हो।
तो 1950 के टाइम गरीबी आपने देखा चरम सीमा पे थी, और अगर सरकार प्राइवेट को माहौल दे देती, प्राइवेट को व्यवस्था दे देती डेवलपमेंट करने का, तो सिर्फ अपना डेवलप करते, और जो गल्फ था रिच और पुअर के बीच में वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता। तो ऐसे में सरकार की मजबूरी थी कि वो ये कंट्रोल अपने हाथ में लेती, और सरकार ने वही किया। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर क्यों जरूरी था, ये पढ़ा। ठीक है, इस वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इस वीडियो को यही बाइंड अप करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना से जितना शेयर कर पाइए उतना अच्छा होगा। जय हिंद।